नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव बेदी हूँ। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस में, और मैं पिछले 25 साल से कैंसर का इलाज कर रहा हूँ फोर्टिस में। उससे पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 7 साल था, मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। मेरे साथ डॉक्टर दीप्ति सिंह हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। ये एम्स से आए हैं, एमसीएच हैं। और डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल, ये पीजीआई से आए हैं, अब ये भी काफ़ी सीनियर हो गए हैं यहाँ पे। इन्होंने वहाँ से एमसीएच किया। तो हम लोग मिलके आज कैंसर की अवेयरनेस के लिए यहाँ आए थे। फोर्टिस हॉस्पिटल में किस तरह की सर्विसेज और मतलब एडवांस सर्विसेज अवेलेबल हैं पर्टिकुलर कैंसर पेशेंट्स के लिए? फोर्टिस हॉस्पिटल इंडिया के बहुत कम हॉस्पिटल्स में ऐसा एक हॉस्पिटल है जिसमें हर ब्रांच के लिए अलग सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर का डॉक्टर है। पहले क्या था कि कैंसर स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट करके आए थे, अब अलग अलग ऑर्गन के सुपर स्पेशलिस्ट आ गए। ब्रेस्ट के अलग आ रहे हैं, ब्लैडर प्रोस्टेट के अलग आ रहे हैं, हेड एंड नेक के अलग। तो पहले से अब में इतनी एडवांसेस हो गई हैं कि एक अलग अलग फील्ड के अलग अलग सुपर स्पेशलिस्ट हैं, और उनका पूरा कंबाइंड हमारी एक टीम है जो मिलकर कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करती है। तो सर मतलब इसमें कितना स्पीड अप हुआ है कि कैंसर का पेशेंट कोई आया तो उसको कितने टाइम तक रिलीफ मिल जाता है मैक्सिमम? ये सब डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है। जैसे अर्ली स्टेज है तो उसमें जैसे ही पेशेंट आता है, पहला काम आपका होता है कि उसकी स्टेजिंग करो और डायग्नोसिस को कंफर्म करो। प्लस ये देखो कि पेशेंट को रिक्वायर्ड क्या है ट्रीटमेंट। सपोज़ सर्जरी और टारगेटेड थेरेपी है तो एक ऑपरेशन होगा और एक टैबलेट लग जाएगी, चलता रहेगा। सर्जरी में कितने दिन लगे? 2 दिन या 3 दिन हॉस्पिटल में, क्योंकि रोबोटिक सर्जरीज़ या जो अभी एडवांस सर्जरीज़ हैं ज़्यादा नहीं रुकना पड़ता। और टैबलेट्स लग गई हैं तो ओपीडी में ही आना है, हो गए फ्री। वर्सेस स्टेज 4 कैंसर है और ऑर्गन्स ख़राब हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनकी बार बार एडमिशन्स हो रही हैं, बार बार थेरेपीज़ लग रही हैं। तो ये एक बहुत वेरिड चीज़ होगी डिपेंडिंग अपॉन की टाइप ऑफ कैंसर क्या सर है। जैसे अभी रोबोटिक सर्जरी आई है कैंसर के लिए तो उसमें सक्सेस रेशो क्या रहा है सर, कि मतलब पर्टिकुलर? देखिए, रोबोटिक सर्जरी का ऐसा सक्सेस रेट जो है वो बहुत हाई है। दैट मीन्स कि अगर हमारा जो स्टेज है कैंसर का वो सही है और वो सर्जिकल स्टेज है, यानी कि उसको सर्जरी से क्योर किया जा सकता है, तो ऐसा बहुत रेयरली ही होता है कि सर्जरी के रोबोटिक्स से अगर हम परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आए। इन माई एक्सपीरियंस आई वुड से कि रोबोटिक सर्जरी का आज तक हमने कोई सिंगल केस भी ऐसा नहीं देखा है जिसमें हमें उनको ओपन सर्जरी में कन्वर्ट करना पड़ा हो या रोबोटिक हम परफॉर्म ना कर पाए हों। ऐसा कोई सिंगल केस भी इतने लंबे टाइम में हमारे पास आई थिंक 8 से 9 साल से रोबोटिक सर्जरी है, ऐसे केसेस नहीं रहे हैं। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर हमारा स्टेज अर्ली है, सर्जरी के माध्यम से वो बीमारी पूरी तरीके से गायब हो गई है, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कुछ किडनी कैंसर्स अगर सही स्टेज पे डिटेक्ट होते हैं तो उनमें सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो फाइनल ट्रीटमेंट की तरह माना जाता है। बट अगर हम वहीं पे बात करें यूरिनरी ब्लैडर कैंसर की, पेशाब की थैली के कैंसर की, तो उसमें सर्जरी के साथ साथ हमें कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जैसी चीज़ों की भी मदद लेनी पड़ती है। तो वो जो ट्रीटमेंट है, भले ही हमने उनकी रोबोटिक सर्जरी भी की हो, बट जो कैंसर का एक ट्रीटमेंट है हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, हमें उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। डॉक्टर साहब जैसे लोग प्रोस्टेट कैंसर के नाम से आजकल डरे हुए हैं काफ़ी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स के लिए मैं सिंपल एक ही बात कहूँगा। आज की डेट में हमारी कंट्री में और हमारे पंजाब में प्रोस्टेट कैंसर का वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो शायद यूएस, यूके, कनाडा जैसे एडवांस कंट्रीज़ में अवेलेबल होगा। आज की तारीख में हमारे खुद के सिटी या हमारे खुद के स्टेट्स में जो ट्रीटमेंट का एडवांसमेंट है वो वर्ल्ड के किसी भी सेंटर के मुकाबले कमज़ोर या कम नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को रेगुलर बेसिस पे चेक कराते रहिए, और अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है किसी स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिकल या कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए जो आपको फर्दर उसमें गाइड कर सकें। कि प्रोस्टेट के कैंसर से कितनी एज तक ठीक है कि करा सकते हैं? यूजुअली जनरली प्रोस्टेट कैंसर 50 इयर्स के बाद डायग्नोज होता है, बट हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो हमारे पास 85-86 की ईयर्स की एज पे भी ऑपरेट हुए हैं, और वो आज ऑपरेशन से 3 साल 4 साल बाद अपनी नॉर्मल लाइफ कैंसर से कम्प्लीटली फ्री जी रहे हैं। सो अपर एज लिमिट जो है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस क्या है, उनकी ओवरऑल डेली एक्टिविटी लेवल्स क्या हैं और उनकी बॉडी फिटनेस कैसी है। ये ऑपरेट के बाद भी दोबारा होने के चांसेस हैं? हर कैंसर में ये रिस्क रहता है, चाहे फिर वो प्रोस्टेट कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे फिर वो कोई भी कैंसर हो, रिकरेंस का चांस हमेशा रहता है। बट एज अ डॉक्टर हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर हम किसी भी पर्सन को ट्रीट करें तो हम उनको एक रेगुलर फॉलोअप में रखें।
हम रेगुलर टाइमिंग्स पे उनके ब्लड टेस्ट या स्कैन या बेसिक टेस्ट जो है वो कराते रहें, और अगर कहीं हमें लगे कि कैंसर दोबारा वापस आ रहा है तो हम उसको अर्ली टाइम में अर्लीस्ट फेज पे डिटेक्ट करें। हालांकि जो रिकरेंस के चांसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी कम परसेंटेजेस में होते हैं। तो इस रीजन में ज़्यादा कैंसर के कौन से पेशेंट आते हैं? अगर हम बात करें यूरोलॉजिकल्स में तो प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है पुरुषों में आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड, एंड किडनी कैंसर्स के केसेस भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा मैम ने कहा और सर ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है महिलाओं के अंदर, सो इसके इंसिडेंट्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। मैम जैसे आपने जी, मैं डॉक्टर दीप्ति सिंह हूँ, ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैम जैसे एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट अगर कोई रिकवरी कर रहा है तो क्या प्रिकॉशंस लें अपने आप को, उसके बाद क्या वो अवॉइड करें, क्या वो चीज़ करें कि उनको रिपीट मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं हो, क्या उनको रिलैक्सेशन हो ट्रीटमेंट के बाद? ओके, सो एक तो दो अलग तरह की रिकवरीज होती हैं। एक होती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो सर्जरी के बाद के जो प्रिकॉशंस होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान एंड बाद के जो प्रिकॉशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सर्जरी के बाद कई बार ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में हमें बगल के जो लिम्फ नोड्स बोलते हैं वो सारे निकालने पड़ते हैं। तो लेडी को जिस साइड की सर्जरी हुई है उस तरफ के हाथ में सूजन होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको हम लिम्फेडिमा कहते हैं। तो ऐसे उसमें हम लेडी को एडवाइस करते हैं कि आपको उस हाथ में चोट नहीं लगने देना है, उस हाथ में से ब्लड सैंपल नहीं देना है, सुई नहीं चुभानी है, उसमें कुकिंग करते टाइम कॉशियस रहना है कि जलन ना हो, समथिंग लाइक दैट। नहीं, कुकिंग नॉट एट ऑल, कुछ इस तरह का नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हैवी वेट नहीं उठाना उस हाथ से कुछ नहीं, नॉट हैवी वेट इसलिए होता है क्योंकि उस तरफ के स्टिचेस हील कर रहे होते हैं, तो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी हम कहते हैं कि ठीक है बाल्टी में पानी भर के उसको ना उठाएं, बट एज सच कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता। सारा घर का काम कर सकते हैं, सैर करने जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं होती फ्रॉम द सर्जिकल जैसे पॉइंट ऑफ आपने व्यू। पूरा डिटेलिंग में बड़ा अच्छे से बताया, तो लोग इसके ऊपर बात करने में डरते हैं, लेडीज बिल्कुल, सामने नहीं यस, आते, बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कहते हैं? तो उनके लिए तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि जब भी मैं कहीं पे जाऊँ मैं उसके बारे में खुल के बात करूँ, विद द मेल्स ऑल्सो विद द फीमेल्स ऑल्सो। जब हम खुद इससे जो जुड़ी हुई शर्म है वो कम करेंगे तो धीरे धीरे आपस में वील नोटिस कि हमारी जो आसपास की लेडीज़ हैं वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगी इसके बारे में बात करने के लिए। अनदर थिंग विच आई ऑलवेज सेज कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता, मेल्स में भी होता है। ओके, मेल्स ऑल्सो हैव अ ब्रेस्ट, दे कैन ऑल्सो डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। उनके भी जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं एज दैट फॉर स्टडी विमेन। अमेरिका से आई थी कि जो ब्रेस्ट कैंसर के मेल कंसर्न लोग हैं तो उनको ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या देखते हैं? ओवरऑल कैंसर इंसिडेंस हैज़ इंक्रीज्ड। मेल्स में ये होता है कि अगर किसी मेल को हो रहा है तो वो जेनेटिक होने के चांसेस कई ज़्यादा होते हैं, बट अदरवाइज जो स्टेज है, जो प्रोग्नोसिस है, दैट इज़ सेम एज दैट विथ विमेन। तो एज सच कोई वो नहीं है, बट हाँ वी जस्ट हैव टू, हमें जब हम घर जाते हैं वी हैव टू टेल आवर लेडीज़, हमारी मदर्स, आर वाइफ्स, सिस्टर्स, आर डॉटर्स की अगर कोई भी ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है खुल के बताओ, शर्माओ मत। जब हम उनको कंफर्टेबल करेंगे तभी वो कंफर्टेबल होकर हमें बता पाएंगे। सो दैट्स समथिंग अ बिट दैट वी कैन डू। थैंक यू।